पास है उदाहरण 9.1 और इसके प्रश्न को हम देखते हैं। दो पूर्व स्थितियां फीमर, जो हमारे कमर के नीचे की हड्डियां हैं लंबी सी पैर की, उसको फीमर कहते हैं, जिनमें प्रत्येक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप जानते हैं दो पैर होते हैं तो फीमर भी कितनी होंगी, दो होंगी। ये 40 किलोग्राम के संहिते के मानव शरीर के ऊपरी भाग को संभालती हैं। पूर्व स्थितियों द्वारा सहन किए जाने वाले औसत दाब का आकलन कीजिए। तो आंकिक प्रश्न है, सबसे पहले जो दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दो फीमर का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक फीमर का क्षेत्रफल जिसमें लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक माने एक फीमर का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे शरीर में दो फीमर होती हैं तो यहाँ दो का गुणा कर दिए। इसके बाद देखिए दो लिखे 10 लिखे, लेकिन ये सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पास, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2 मीटर। इसका स्क्वायर है तो 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर और हल करके देखते हैं। तो ये 2 गुणे 10 है, 2 गुणे 10 लिख दिए हैं। इस दो का अंदर गुणा होगा तो 10 की घात हो जाएगा -4। आपको ये समझना है सेंटी का मान होता है 10 की घात -2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। सभी मात्रक SI सिस्टम में होना चाहिए तभी सवाल करना चाहिए। अब इसको हल करके देखेंगे तो ये नीचे हम 2 तो लिख दिए हैं, पर ये 10 की घात जब इसमें जाएगी तो +1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 10 की घात -3। इस तरह से ये फीमर, दोनों फीमर का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद ये जो हमारा शरीर का भार उठाती हैं तो उसके लिए द्रव्यमान दिया है, और वो द्रव्यमान दिया है 40 किलोग्राम। तो m बराबर ये 40 किलोग्राम हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें m का मान लिख दिए। अब शरीर का हमको भार निकालना है। तो भार एक तरह का बल है जो पृथ्वी लगाती है। तो ये सूत्र हो जाएगा F = mg। m का मान दिया है 40 और g का मान वैसे तो 9.8 होता है, पर हम सरलता के लिए यहाँ से 10 ले लिए हैं। तो ये है 400 न्यूटन, ये बल का मान हो गया। अब हमको ये पता करना है कि औसत दाब कितना होगा। तो जो पूर्व स्थितियों पर या फीमर पर औसत दाब है उसके लिए सूत्र होता है P = F/A। तो F का मान कितना है 400, ये हम निकाल चुके हैं, ये 400 न्यूटन। और A का मान कितना है, ये 2 गुणे 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 लिख दिए। यदि हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो इसी 200 को हम इधर लिख दिए हैं, इसी 200 को हम इधर लिख दिए हैं। तो ये 200 हो गया और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये 2 शून्य हैं तो 2 शून्य के लिए हम इधर आ जाएं, या हम 2 गुणे 100 लिख दें, ये भी समझ सकते हैं। तो 100 की घात होती है 2, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2 गुणे 10 की घात 5 हो जाएगी। ये जब हम 2 शून्य इधर आ जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, मतलब 10 की घात क्या हो गया 5। तो 2 गुणे 10 की घात 5 पास्कल होता है। वैसे 10 की घात 5 का जो मान होता है पास्कल का, वो 1 ATM के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका जो दाब है 2 ATM हो जाएगा, हमारी जो फीमर सहती है। अब अगले हिस्से में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास है अगला प्रश्न उदाहरण 9.2। किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब ज्ञात कीजिए। केवल यहाँ पर गहराई दिया है और जो उसमें तैराक है वो 10 मीटर नीचे तैर रहा है, उस पर कितना दाब लगेगा। तो जो हमको ज्ञात है, एक ऊंचाई ज्ञात है 10 मीटर। जब हम दाब निकालते हैं तो दाब का फार्मूला देखिए, ये होता है ρgh। तो जो जो ज़रूरत है वो हम लिख लेंगे। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पानी का घनत्व भी नहीं दिया है। तो जो शुद्ध पानी होता है, समुद्र का पानी नहीं होता है, उसका जो घनत्व होता है लगभग 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये हम घनत्व लिख लिए हैं।
और पी ए का मतलब है ये एयर का प्रेशर है, वायु का दाब। ये 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल, यहाँ पास्कल भी लिख देना है, पास्कल होता है। अब हमको निकालना है गहराई पर तैराक पर दाब। तो गहराई पर तैराक पर कितना दाब लगेगा, तो यहाँ कुल दाब हो जाएगा ये पी ए और रो जी एच। पी ए का मतलब वायु भी उस पर दाब लगा रही ऊपरी सतह पर, और पानी भी दाब लगा रहा है। तो वायु दाब के लिए हो गया पी ए, और पानी के दाब के लिए हो गया रो जी एच। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो ये रख दिया हूँ मैं ये पी ए का मान, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वायु के दाब का मान होता है। फिर यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं रो का मान देख लीजिए 10⁵3 है तो 10⁵3, जी का मान 10 है तो ये जी का मान 10 हो गया, एच का मान 10 है तो 10, माने रो जी एच है तो इनका मान रख देंगे। आगे के स्टेप में इसको तो हम वैसे ही उतार दिए हैं, यहाँ 10⁵3 है, इसको एक और जोड़ देंगे तो 10⁵4 हो जाएगा, एक और ये 10 को मिला देंगे तो 10⁵5, तो इस तरह से 10⁵5 हो जाएगा। अब ऊपर वाले टर्म से यदि हम 10⁵5 दोनों में से बाहर निकाल दें, कॉमन निकाल दें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1.01, और इधर 10⁵5 की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, इस तरह से। और अब इस एक को इसमें जोड़ देंगे, 1.01 है तो ये इस एक में जुड़ेगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2.01। तो ये 2.01 और गुणे 10⁵5 पास्कल हो गया। 10⁵5 को हम क्या लिख सकते हैं, एटीएम। तो कुल मिला के ये 201 एटीएम या 2 एटीएम लगभग होगा। इस तरह से हमको तैराक पर दाब निकालना है। चलिए अब हम हैं उदाहरण 9.3 में, इसके प्रश्न को देखते हैं। उदाहरण 9.3 क्या है, समुद्र तल पर वायुमंडल का घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो घनत्व को हम लिख लिए हैं रो से 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यह मानते हुए कि ऊंचाई के साथ घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञात कीजिए कि वायुमंडल की विस्तार कितनी ऊंचाई तक है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे घनत्व नीचे है वैसे लगातार एक ही घनत्व, ऐसा होता नहीं पर मान लेते हैं। तो घनत्व एक जैसा है और उसका मान 1.29 है। अब यहाँ जी का मान आप चाहे 9.8 ले लीजिए और चाहे 10 ले लीजिए, जैसे आपका मन हो, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो एच लिख लिए, और जो वायु का दाब होता है जो इसमें नहीं दिया है, ये होता है 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल। अब जो सूत्र होता है दाब का, ये होता है P बराबर रो जी एच। तो यहाँ पर मुझे H का मान चाहिए, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो रो अपॉन ये P अपॉन रो जी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, P भी है यहाँ पर, रो भी है, तो आपको इस हिसाब से बनाना है कि P और रो आपको अलग अलग दिखें। अब यहाँ P का मान ये है तो ये P का मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर रो है, रो का मान 1.29 है तो ये लिख दिए, और यहाँ पर जो G का मान है वो 9.8 है तो ये लिख दिए 9.8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नीचे कितने अंक दशमलव है, इसमें 2 है और ये हो गया 3, और ऊपर कितना है, 2 अंक है। यदि मैं इसमें एक शून्य और उतार लूं तो ये 3 अंक का हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब ऊपर भी 3 अंक दशमलव हो गया, नीचे भी 3 अंक दशमलव हो गया, और इसके शून्य उतारने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यदि हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का कितना हो जाएगा, 1010, और नीचे 129 और गुणे 98, 10⁵5 लिखा है तो ये 10⁵5 लिख दिए। अब 10⁵5 को भी यदि हम हटाना चाहें तो इसमें 5 शून्य लिख देंगे। यहाँ से देखिए जितना था तो 1 2 3 4 5, 10⁵5 हट गया। 129 में 98 का हम गुणा कर देंगे तो 12,642 आ जाएगा। अब 12,642 का आप रफ साइड इसमें भाग करके देखेंगे तो ये लगभग जो है 79999 ऐसा कुछ आएगा। तो हम इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम पृथ्वी की सतह पर हैं तो 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायुमंडल हो सकता है यदि इस तरह का घनत्व हो, पर हमारा वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर तक होता है।
अब चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं और ये है उदाहरण 9.4। पढ़ते हैं। समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई पर। तो पहले इतना ही नोट कर लेते हैं, ये गहराई हो गई h बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर को आप यदि घात में लिखोगे तो ये 10 की घात 3 मीटर हो जाएगा। जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ पर जो घनत्व दिया है, ये दिया है ना घनत्व, समुद्र जल का घनत्व 1.03 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये मैं घनत्व लिख दिया हूँ, ये आपका घनत्व है, ये समझना है ना। ये रो है, ये पी नहीं है, इसको ऐसे बनाना है कि ये रो जैसे लगे, ऐसे थोड़ा पीछे मोड़ देंगे। तो इस तरह से दिया है। अब इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना है, बी गेज दाब कितना है, और ए का पूछता है परम दाब कितना है, और ये पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली खिड़की पर कितना बल लगेगा। तो चलिए तीनों तरह के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परम दाब। परम दाब वो होता है जिसमें वायु दाब और द्रव के दाब दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम परम दाब कहते हैं। जैसे समुद्र के गहराई पर हैं तो समुद्र के ऊपर तो हवा है, तो हवा का दाब भी हो गया, और पानी के अंदर हैं हम तो पानी का भी दाब हो गया। दोनों का जब दाब मिला देंगे तो वो दाब परम दाब कहलाएगा। तो परम दाब का ये सूत्र होता है P बराबर पी ए का मतलब एयर का प्रेशर, वायु दाब, और रो जी एच का मतलब हो गया ये जल का दाब। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। पी ए का मान देख लो, ये पी ए का मान आपको याद रखना है। यहाँ पी ए का मान जो होता है 1.01 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, ये पी ए का मान होता है। तो ये मैं इसका पी ए का मान रख दिया। फिर रो है, रो का मान देख लेते हैं, ये 1.03 गुणे 10 की घात 3 है, तो ये हम लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर जी का मान है ना, ये जी का मान 10 है। एच का मान देख लेते हैं, एच का मान 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3। इस तरह से हम पूरा मान रख लेंगे। मान रखने के बाद इस वाले टर्म को तो हम वैसे ही उतार दिए हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 1.03 है, 1.03 लिख दिए, तो 10 की घात 3 और ये 1 4 और 4 3 7, 10 की घात कितना हो गया, 7 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन यहाँ 10 की घात 5 है और यहाँ 10 की घात 7 है। जब तक घात बराबर नहीं हो जाती इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम घात बराबर करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 100 दे देते हैं। ये 10 की घात 7 है, इसको हमको इसके बराबर करना है, 10 की घात 5 करना है। तो इसमें 10 की घात 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे माने 100 का गुणा कर देंगे। और ये देखिए 1.03 में 100 का गुणा करेंगे तो 103 हो जाएगा। इस तरह से अब इनका जो ये 10 की घात 5 और 10 की घात 5 है, ये दोनों बराबर हो गए। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 1.01 बचा ये, फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ 103 है तो 103 लिख दिए, और गुणे 10 की घात 5 ये जो कॉमन है उसको कर दिए। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे, 103.0 कर देंगे और 1.01, इस तरह से हम जोड़ देते हैं। 104.01, दशमलव के नीचे रहे जोड़ते समय। 103 में दशमलव नहीं है तो उसके बाद दशमलव लगा के शून्य उतार सकते हैं। तो इस तरह से ये 104.1 और गुणे 10 की घात 5 पास्कल आ गया। यदि हम 10 की घात 5 को भी हटा दें तो लगभग ये 104 एटीएम के बराबर है। 104.1 है, 0.1 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो इस पर परम दाब लग रहा है पनडुब्बी पर 104 एटीएम के बराबर लग रहा है। अब इसका दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। दूसरा बी नंबर में पूछता है कि गेज दाब कितना है। गेज दाब मतलब केवल द्रव का दाब है, एक ही दाब हम लेते हैं, उसके ऊपर का दाब हम नहीं लेते हैं, तो उसको गेज दाब कहते हैं। तो चलिए गेज दाब के लिए P बराबर होता है रो जी एच, यहाँ P लिख दिया। रो का मान 1.03 गुणे 10 की घात 3 है, और G का मान कितना है, 10 है। H का मान 10 की घात 3 है, ये है। तो इसी मान को रखेंगे, 1.03 हो गया,
10 की घात 3 और 1 ये 4 हो गया, और 4 3 7 हो गया, तो 10 की घात 7 लिख दिए। अब इसको भी 5 में बदल देंगे, मतलब 10 की घात 2 अलग कर देंगे तो 100 अलग करेंगे, तो 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 103 गुणे 10 की घात 5 पास्कल हो जाएगा। अब यदि 10 की घात 5 को बदलना चाहें तो ये एटीएम लिख सकते हैं, मतलब 103 एटीएम इसका दाब हो जाएगा, गेज दाब। अब इसमें हमारे पास ये पूछता है कि उसी पनडुब्बी में एक खिड़की लगी है जो 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, 20 सेंटीमीटर ऊंची है, तो उसका ये क्षेत्रफल है। तो इतने क्षेत्रफल पर कितना दाब, कितना बल लगेगा, जल के कारण कितना बल लगेगा, ये हमको पता करना है। तो चलिए पहले हम खिड़की का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो ये जो दिया है 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख लिए। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो दो तरीका होता है, या तो सेंटीमीटर की जगह 10 की घात -2 लिख दे, या फिर यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि बटे में 100 कर दें। तो 20 के बटे में 100 करेंगे तो 0.2 मीटर, और इस 20 के बटे में भी 100 कर देंगे तो 0.2 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करना पड़ता है। अब इस हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। 2 अंक हमको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 0.04 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ गेज दाब जो हमको प्रश्न बी में मिला है, ये वाला दाब मिला है ना, ये 103 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो हम ये भी लिख लिए P बराबर 103 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। गेज दाब का मतलब द्रव का दाब, द्रव कितना उसके खिड़की पर दाब लगाया है वो इतना है। अब खिड़की पर लगने वाला बल हमको निकालना है, तो P इक्वल टू होता है F/A। तो यहाँ पर F तो ठीक है, F ही लिख दिए हैं, इसका त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा PA, ये सूत्र बन जाएगा। हमको बल निकालना है तो यहाँ F लिखे, P का मान ये 103 गुणे 10 की घात 5 है, ये P का मान हम लिख दिए। इसके बाद A का मान यहाँ बार देख लेते हैं, तो ये 0.04 है। 4 का गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12, ये शून्य में 1 जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 412 आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 4.12 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन, इतना बल जो है खिड़की के क्षेत्रफल पर लगेगा। अब चलिए हमारे पास है यहाँ उदाहरण 9.5। तो उदाहरण 9.5 को हम देखते हैं। भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली 2 पिचकारियों में बिना सुई के हैं वो पानी भरा है, और इन्हें पानी से भरी रबर नली से कसकर जोड़ दिया गया। पिचकारी समझते होंगे, होली में बहुत खेल होंगे, पानी भरते हैं तो उसको हम रबर से जोड़ दिए हैं, और उनकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, छेद जहाँ से पानी निकलता है पिचकारी से, उसका अलग अलग मान है। तो वहाँ पर छोटे तथा बड़े पिस्टन का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है, और दूसरे का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न ऐसा समझ लीजिए कि ये मान के चलिए, ये यहाँ पर ये पिचकारी है इस तरह से, और यहाँ पर ये इसका पिस्टन है जिससे हम इसको दबाएंगे। ये एक में 1 सेंटीमीटर का लगा है, और दूसरा जो हमारे पास है उसमें जो है 3 सेंटीमीटर का पिस्टन लगा है इस तरह से, और दोनों को हम रबर की नली से कसकर जोड़ दिए। इस तरह का प्रश्न है। ए, अब हमको क्या ज्ञात करना है? ए, जब छोटे पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बड़े पिस्टन पर लगने वाले बल का आकलन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो छोटे पिस्टन की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, यहाँ इसका व्यास दिया है ना, ये लिखा है व्यास। तो जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो मैं सीधे त्रिज्या ही लिख दूँ 1/2 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आप ये 1/2 को भाग करोगे तो 0.5 आ जाएगा, और सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 10 की घात -2 मीटर। इस तरह से इसको हम बदल लेंगे मीटर में। इसी तरह से बड़े पिस्टन की त्रिज्या हम देखेंगे। तो बड़े पिस्टन की त्रिज्या का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फिर से ये व्यास दिया है, ये त्रिज्या नहीं है, ये क्या दिया है? व्यास। तो व्यास का आधा कर देंगे तो 3/2 सेंटीमीटर हो गए R2 का मान। अब इसमें 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर, ये सेंटीमीटर का मान होता है।
अब छोटे पिस्टन पर जो बल लगता है उसको हम मान लेते हैं F1। F1 का मान ये दिया है 10 न्यूटन। तो बड़े पिस्टन पर लगने वाले बल के लिए सूत्र होता है F2 A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं R2 का मान। R2 का मान देखिए ये है 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखा हूँ 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। फिर से लिखा हूँ 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। और ये जो F1 का मान है ये है 10। ये सूत्र में F1 है ना, ये लिख दिए। फिर बटे में है R1 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। इसमें स्क्वायर है तो 2 बार 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब देखिए इसमें सेम दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, इसमें भी दशमलव के एक अंक, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, हट जाएगा। यहाँ भी एक अंक दशमलव है, यहाँ भी एक अंक दशमलव, ये भी कट जाएगा तो कितना हो गया 3। 10 की घात माइनस 2, 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 ये कट गया। अब हमारे पास बचा है 3, 3 और 10। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये 90 न्यूटन का बल जो है दूसरे पिस्टन पर लगेगा। अब चलिए इसमें बी वाले भाग को देखते हैं। यदि छोटे पिस्टन 6 सेंटीमीटर अंदर धक्का दिया जाए, ये जो छोटा पिस्टन है इसको धक्का दे दें और ये कितना चला जाए 6 सेंटीमीटर चला जाए तो ये कितना सरकेगा, ये हमको मान निकालना है। तो यहाँ L1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है पहले धक्के की। तो ये 6 और सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 10 की घात माइनस 2 मीटर हो गया। अब बड़े पिस्टन का बाहर की ओर विस्तार माने कितना बाहर की ओर खिसकेगा, ये जब आप धक्का मारेंगे तो ये खिसकेगा तो कितना खिसक के इधर की ओर जाएगा, ये हमको पता लगाना है। तो ये सूत्र होगा L2 बराबर A1 अपॉन A2 इंटू L1। ये सूत्र होता है। A1 माने हो गया पाई R1 का स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और ये पाई R2 का स्क्वायर हो गया। ये A2 है तो R2 लिखेंगे, A1 है तो R1 लिखेंगे। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो मान रखते हैं R1 का मान। R1 का मान देख लीजिए ये है 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। यहाँ R1 का स्क्वायर है तो 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 बार लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ R2 है, R2 का मान ये है 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो यहाँ लिख दिए 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 बार लिखेंगे। ये दशमलव है तो कट जाएगा, तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये भी 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया। ये 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचा है वो देखते हैं। ऊपर क्या बचा, यहाँ 2 बचा, नीचे क्या बचा 3, तो ये 2/3 है, और ये 10 की घात माइनस 2 बचा है तो 10 की घात माइनस 2। 2 में 3 का भाग करेंगे तो 0.666 ऐसे आता रहेगा, और गुणे 10 की घात ये जो माइनस 2 है ये मीटर में आया। यदि मैं 10 की घात माइनस 2 को हटा दूं तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो L2 का मान 0.67 सेंटीमीटर होगा। ये 6 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 7 लिख देंगे। इस तरह से हम यदि 10 की घात माइनस 2 हटा देंगे तो ये सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास है उदाहरण 9.6। एक कार उत्थापक में छोटे पिस्टन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए छोटे पिस्टन की त्रिज्या R1 का मान 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 लिख दिए। और आगे पढ़ते हैं। पर F1 बल संपीड्य वायु लगाती है। यह दाब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे पिस्टन पर संचरित होता है। तो यहाँ पर दूसरे पिस्टन या बड़े पिस्टन की जो त्रिज्या है ये 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 लिख दिए। फिर आगे क्या है, तो इसमें कार रखी हुई है जिसका वजन 350 किलोग्राम है। कार को उठाना है, उत्थापक का काम करता है, लिफ्ट का काम करता है, ये आप जानते हैं, हाइड्रोलिक है। तो ये कार की सहती माने द्रव्यमान M बराबर 1350 किलोग्राम है।
तो कार्य का भार कितना होगा, तो भार इक्वल टू होता है mg, और ये भार दूसरे पिस्टन पर लग रहा है तो F2 बराबर में mg लिखूंगा। m का मान 1350 है, g का मान 10 है, गुणा करेंगे 109 और बढ़ जाएगा 13,500 न्यूटन, ये कार का भार हो गया। अब यहां पर हमको ये पता करना है कि हम पहले पिस्टन पर कितना बल लगाएंगे। तो यहां F1 बराबर क्या है, A1 अपॉन A2 इंटू होता है F2। A1 का मान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर है, 1 वाला है तो 1 लिख दिए। ये A2 है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ 2 वाला है तो 2 लिख दिए। F2 हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं। R1 का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 2, ये 2 बार है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है ये 2 बार लिख दिए। इसी तरह से R2 का मान कितना है, 15 गुणे 10 की घात माइनस 2, R2 का स्क्वायर है इसलिए इसको भी हम 2 बार लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 की घात माइनस 2 कट गया, 5 तिहाई ये 15 हो गया, और ये 5 तिहाई 15 हो गया, ये तो कट गए। अब एक 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4500 से ये कट गया। फिर ये 3 बचा है, फिर से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। तो इस तरह से ये जो हमारा आया 1500 न्यूटन है। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये 1, 1, 2, 3 अंक आना पड़ेगा इधर, 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन ये बल का मान हो जाएगा। अब इस बल के संगत हमको दाब निकालना है। तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो P बराबर F1 अपॉन क्या कर सकते हैं, A1, या F2 अपॉन A2 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पास्कल का नियम है दाब बराबर संचरित होता है तो दोनों में मान एक ही आएगा, चाहे जैसा कर ले। तो यहाँ देखिए F1 का मान कितना है, 1500, ये मैं 1500 लिख लिया हूँ। दशमलव वाला भी लिख सकते थे पर मैं 1500 लिख दिया हूँ जो सरल लगेगा। अब यहाँ पर A1 का मतलब है पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 होता है। R1 का मान, ये देखिए R1 का मान 5 गुणे 10 की घात, ये R1 है, माइनस 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख देंगे, ये मैं 2 बार लिख दिया हूँ। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो ये 5 तिहाई 15, 300 हो गया। फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 छक्का 30, 60 हो गया ना, ऊपर 60 आ गया, और यहाँ पर 60 के बाद भी मैं 2 शून्य उतार दिया हूँ। तो जानिए ये 3.14 है, यदि मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो 2 शून्य और उतार दूंगा, 60 ये आया ना, लेकिन मैं यहाँ पर 6000 लिखा हूँ, इसका मतलब 2 शून्य इससे ले लिया। आगे का देखते हैं, ये 10 की घात माइनस 2, ये 10 की घात माइनस 2, माने दोनों को मिलाएंगे नीचे नीचे तो 10 की घात -4 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात 4। अब 6000 में यदि आप 314 का भाग करते हैं तो ये 19.1 गुणे 10 की घात 4 आएगा। यदि आप इस दशमलव को एक अंक इधर खिसका देते हैं, मतलब इसको 1.91 लिख देते हैं, एक लिखना हो तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, तो ये एक अंक खिसकाए हैं तो 10 की घात 4 की जगह ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 5, ये पास्कल में आ गया। अब जानते हैं 10 की घात 5 पास्कल को हम एटीएम लिख देते हैं, तो एटीएम हो गया, माने 1.9 एटीएम इसके दाब का मान हो जाएगा।